तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। अब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। जैसे कि हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, उनके सोर्सेस पढ़े थे। उसके बाद हमने डाइटरी फाइबर्स पढ़ा था, विटामिन पढ़ा था, विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियां पढ़ी थी। फिर विटामिन ए, उसकी डिफिशियंसी वाला सेरोप्थेल्मिया, उसके प्रिवेंशन वाला प्रोग्राम। फिर विटामिन बी 3 डेफिशिएंसी या पैलेग्रा पढ़ा था। ट्रेस एलिमेंट्स पढ़ा था, उसके तहत हमने डाइटरी ऑक्सीडेंट्स पढ़ा था। आयरन पढ़ा था, उसकी डेफिशिएंसी वाला न्यूट्रिशनल एनीमिया और उसके प्रिवेंशन के लिए एनीमिया मुक्त भारत पढ़ा था। फिर हमने आयोडीन किया, उसकी डेफिशिएंसी वाला आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, उसका प्रिवेंशन प्रोग्राम पढ़ा था। फिर हमने फ्लोरीन किया, उसी के तहत हमने एंडेमिक फ्लोरोसिस और नाल काउंटर टेक्निक पढ़ा था। ठीक। फिर हमने जिंक पढ़ा था, प्रोटीन असेसमेंट मेथड्स पढ़े थे, क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए, और उसी के अंदर हमने लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पढ़ा था, और एनपीयू या नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन पढ़ा था। फिर हमने एसेंशियल फैटी एसिड पढ़ा। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस डाइट पढ़ा था। फिर डाइटरी गोल्स ऑफ प्रूडेंट डाइट पढ़ा। फिर हमने माल न्यूट्रिशन पढ़ा था। उसी के अंदर हमने पीएम या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ा था। और फिर हमने क्वाशियोका और मेरेस्मस में डिफरेंस देखा था। ठीक। फिर हमने देखा था एनआरसी या न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर। और फिर देखा था हमने न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था अलग अलग न्यूट्रिशन असेसमेंट मेथड्स। ठीक। तो ये सारे वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, तो प्लेलिस्ट में आप न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको नोट्स के साथ मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। अब भाई न्यूट्रिशनल सर्विलेंस होता क्या है और क्यों करते हैं? न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में हम क्या करते हैं, लोगों की न्यूट्रिशनल स्टेटस या लोगों के न्यूट्रिशन पे नजर रखते हैं, जिससे कि हम पूरी की पूरी कम्युनिटी का न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करने के लिए मदद मिल सके जिससे। ठीक। तो न्यूट्रिशनल सर्विलेंस क्या होता है? लोगों के न्यूट्रिशन पे नजर रखना, जिससे हमें मदद मिल सके पूरे के पूरे कम्युनिटी के न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए। ठीक। इसलिए हम करते हैं न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। इसमें हम क्या करते हैं, लोगों का न्यूट्रिशन स्टेटस देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भैया अगर माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं तो फिर इंटरवेंशंस करते हैं जिससे कि उनका न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव हो सके। और एक एक करके सबका किया तो पूरी की पूरी कम्युनिटी का न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव हो सके। ठीक। अब भाई न्यूट्रिशनल सर्विलेंस करना है तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम करते हैं न्यूट्रिशनल सर्वे। तो आपको एक सवाल आता है कि न्यूट्रिशन सर्वे क्यों करते हैं? न्यूट्रिशनल सर्वे हम करते हैं किसी भी तरह का माल न्यूट्रिशन को डिटेक्ट करने के लिए। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि एक ग्रुप जो होता है न्यूट्रिशन सर्वे में 50 से 100 का होता है। ठीक। तो ये अगर आपको अलग से सवाल आए तो बता सकते हो। तो न्यूट्रिशन सर्वे तो हम करते हैं इसमें माल न्यूट्रिशन के लिए। ये ना एक तरह का डायग्नोस्टिक इंटरवेंशनल अप्रोच होती है। डायग्नोस्टिक इंटरवेंशनल अप्रोच का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो हमको भैया डायग्नोस करना है किसी भी जगह पे कि भैया वहां पे माल न्यूट्रिशन है कि नहीं। और इन केस अगर हमको माल न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है तो हमको इंटरवेंशंस भी करने हैं, यानी कि हमको स्पेसिफिक मेजर्स करनी है, स्पेसिफिक स्टेप्स उठाने हैं वहां के लोगों के या वहां की कम्युनिटी का माल न्यूट्रिशन जिनको हो रहा है उनके लिए, कि माल न्यूट्रिशन दूर हो सके, न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव हो सके। तो दैट्स व्हाई इट्स अ डायग्नोस्टिक इंटरवेंशनल अप्रोच, कि आपने डायग्नोसिस भी किया और साथ में इंटरवेंशन भी किया। ठीक। तो ये तो हो गया हमने डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन अप्रोच। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? न्यूट्रिशनल सर्विलेंस का ना मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, अब भाई जो पॉलिसी मेकर्स हैं, बड़े बड़े न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स चलाते हैं, उनको ना इनपुट प्रोवाइड करना, जिससे कि वो प्रोग्राम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर सकें। और साथ में टाइमली वार्निंग्स देना कि भैया इस जगह का कम्युनिटी का न्यूट्रिशन स्टेटस खराब हो रहा है, या इस जगह पे माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो इस तरह की टाइमली वार्निंग्स देना, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी हेल्प करना कि वो
प्रोग्राम मैनेजमेंट ठीक से कर सकें, उसके लिए डेटा प्रोवाइड करना, इनपुट करना। ठीक, तो न्यूट्रिशनल सर्विलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य ये होता है। अब ना हमने ये तो देख लिया कि न्यूट्रिशन सर्विलेंस क्या होता है, क्यों करते हैं, मगर जो मेन हमारा चीज है कि कम्युनिटी का न्यूट्रिशनल स्टेटस हमको देखना है। तो भाई साहब वो न्यूट्रिशनल स्टेटस हम चेक कैसे करेंगे? उसको चेक करने के लिए ना न्यूट्रिशन स्टेटस के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। उन इंडिकेटर्स को याद रखना। एक होता है मैटरनल न्यूट्रिशन। मैटरनल न्यूट्रिशन यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, कहीं वो तो माल न्यूट्रिशन की तरफ नहीं जा रही हैं, क्योंकि कम्युनिटी न्यूट्रिशन स्टेटस में मुख्यतः हम इन लोगों को देखते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन को देख लिया। सेकंड होते हैं इन्फेंट्स और प्री स्कूल चिल्ड्रन। इन्फेंट मतलब जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें हमने देख लिया कि वो कहीं माल न्यूट्रिशन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस चेक कर लिया। प्लस प्री स्कूल चिल्ड्रन लगभग 1 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें हमने न्यूट्रिशन स्टेटस चेक कर लिया कि भैया उनका न्यूट्रिशन स्टेटस तो ठीक है कि नहीं है, कहीं वो तो माल न्यूट्रिशन की तरफ नहीं जा रहे। तो इन्फेंट और प्री स्कूल चिल्ड्रन का न्यूट्रिशन स्टेटस देख लिया। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस। तो ये मुख्यतः हम ये 3 लोगों के न्यूट्रिशन स्टेटस देखते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी को निकालने के लिए। ठीक, तो ये 3 लोगों का हमको न्यूट्रिशन स्टेटस देखना है। किस-किसका? एक तो मैटरनल न्यूट्रिशन देखना है, इन्फैंट और प्री स्कूल चिल्ड्रन का न्यूट्रिशन देखना है और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का न्यूट्रिशन देखना है। अब भाई सवाल ये उठता है, ये देखेंगे कैसे? इनको चेक कैसे करेंगे? तो देखो, पहले बात करते हैं हम मैटरनल न्यूट्रिशन की। तो ना मैटरनल न्यूट्रिशन को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका पता क्या है? बर्थ वेट चेक करो। जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसका बर्थ वेट कितना है। बर्थ वेट नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा है तब तो ठीक है, मगर अगर नॉर्मल से कम है, लो बर्थ वेट है, तो मतलब समझ जाओ कि भैया जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहा होगा। और उसकी वजह क्या होगी कि भैया कम्युनिटी का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं था, प्रेग्नेंट लेडी का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं था, और इसीलिए बच्चे का बर्थ वेट भी कम है। ठीक, तो मैटरनल न्यूट्रिशन के लिए सबसे अच्छा चेक करने का तरीका होता है न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ वेट चेक करो। अगर वो नॉर्मल है या उससे ज्यादा है तब तो ठीक है, मगर अगर लो बर्थ वेट है इसका मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वही माल नरिश्ड रही होगी, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस ही अच्छा नहीं रहा होगा। तो एक तो ये हो गया, दैट इज मैटरनल न्यूट्रिशन। उसके बाद आता है इन्फैंट और प्री स्कूल चिल्ड्रन का न्यूट्रिशन। तो इन्फैंट का न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करने के लिए पता कम्युनिटी में आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि कितने बच्चे हैं जिनकी अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है। अभी आप देखो, अगर ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू है तो ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत अच्छी होती है, माल न्यूट्रिशन से बचाव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है कि 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी ना दिया जाए। ठीक, तो अगर आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, अर्ली वीनिंग आपने नहीं कराई है, तब तो बच्चा बढ़िया हष्ट-पुष्ट रहेगा, माल न्यूट्रिशन की तरफ नहीं जाएगा। तो आपको अगर प्रोपोर्शन ऑफ ब्रेस्ट फैट अच्छे खासे मिलते हैं, मतलब समझ जाओ कि भैया इन्फैंट में न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा है। वहीं दूसरी चीज जो चेक करते हैं ना इन्फेंट्स के लिए, वो करते हैं कितने प्रतिशत ऐसे हैं जिनकी वीनिंग स्टार्ट कर दी गई है। अब वीनिंग क्या होती है? वीनिंग होती है कि जब बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा भी, माँ के दूध के अलावा भी ऊपर से चीजें देना शुरू हो जाए। नॉर्मली क्या करते हैं, 6 महीने के बाद बच्चे को माँ के दूध के अलावा भी चीजें देना शुरू कर देते हैं। मगर कई बार पता क्या करते हैं, कई बार करते हैं कि वीनिंग को 6 महीने से पहले ही शुरू कर दिया, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग को बंद कर दिया और वीनिंग शुरू कर दी। तो भैया ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मालन्यूट्रिशन से बचाने के लिए, आपने वही बंद कर दी, वीनिंग शुरू कर दी, तो बच्चा तो मालन्यूट्रिशन की तरफ चले जाएगा। तो ये सेकंड भी बहुत अच्छी इंडिकेटर भी बहुत अच्छा होता है, दैट इज कि कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिनमें वीनिंग स्टार्ट कर दी गई है। तो अर्ली वीनिंग तो भैया माल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाएगी। ठीक, तो ये दो तो आपके हो गए इन्फेंट्स के लिए। इन्फेंट का मतलब क्या होता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे। अब 1 साल से कम उम्र के बच्चे को तो देख लिया, उससे ज्यादा वाले का क्या, दैट इज प्री स्कूल चिल्ड्रन का क्या? लगभग 1 से 4 साल वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें कैसे चेक करोगे
कि न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है। उसमें चेक करने के लिए ना पहले तो निर्भर करता है कि आपको उन बच्चों की उम्र पता है कि नहीं। अगर आपको उनकी उम्र पता है तो सबसे अच्छा तो है भैया हाइट फॉर एज ले लो या वेट फॉर एज ले लो। ठीक। अब ये हाइट फॉर एज वेट फॉर एज क्या होता है, ये हमने पीएम वाला जब वीडियो किया था उसमें भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आप न्यूट्रिशन वाला प्लेलिस्ट खोलोगे न्यूट्रिशन हेल्थ वाली तो उसमें पीएम वाले मिल जाएगा। इनफैक्ट ये दोनों हमने ना ऑप्सपीडिया जेरियाट्रिक्स वाली जो प्लेलिस्ट थी उसके अंदर हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक था, उसके अंदर भी इसको डिस्कस किया था, वहां भी देख सकते हो। इन जनरल हाइट फॉर एज क्या होता है, हाइट फॉर एज में हम जो हाइट फॉर एज का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि ऊपर तो लेते हैं हम बच्चे की हाइट जिसका न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करना है, नीचे हम लेते हैं ये जो बच्चा है हमारा इसकी जो उम्र है उस उम्र में नॉर्मल हाइट कितनी होती है ये लेते हैं टू 100। एक्चुअली इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम जिस भी बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करना है उसकी हाइट को कंपेयर कर रहे हैं उसी एज ग्रुप की नॉर्मल हाइट के मुकाबले कि भैया नॉर्मल हाइट से कम है कि ज्यादा है उस एज ग्रुप में। ठीक। तो दैट इज हाइट फॉर एज कि हमने ये देख लिया कि बच्चे की जो हाइट है उस एज के हिसाब से नॉर्मल है या उससे कम है। तो दैट इज हाइट फॉर एज हमने चेक कर लिया। ऐसे ही वेट फॉर एज क्या होता है, वेट फॉर एज में हम न्यूमरेटर में रखते हैं कि भैया वेट उस बच्चे का जिसकी हमको न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करना है और उस बच्चे की जो एज है उसमें नॉर्मल वेट कितना होता है उसको हमने डिनोमिनेटर में रख दिया इंटू 100 कर दिया। तो इसमें कर क्या रहे हैं वेट फॉर एज में, वेट फॉर एज में हम बच्चे का वेट चेक कर रहे हैं कि भैया उस एज ग्रुप में जो नॉर्मल वेट होता है उसके मुकाबले हमारा जो बच्चा है उसका वेट ठीक है कि कम है। अगर कम है तो भैया न्यूट्रिशन स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, अगर उतना ही वेट है या उससे थोड़ा ज्यादा ही है तब तो ठीक है। तो ये दो बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं अगर आपको एज पता है बच्चे की। तो आपने हाइट फॉर एज और वेट फॉर एज ले लिया अगर आपको एज पता है। अब अगर एज नहीं पता है और फिर न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करना है तो क्या कर लेंगे, भाई अगर आपको एज नहीं पता है तो वेट फॉर हाइट कर लो कि भैया आपने वेट देख लिया बच्चे का और उस हाइट के हिसाब से आपने चेक कर लिया कि वेट जो है वो नॉर्मल है कि उससे कम है। अगर नॉर्मल या उससे ज्यादा है वेट उस हाइट के हिसाब से तब तो ठीक है, अगर वेट कम है तो भैया माल न्यूट्रिशन वगैरह है, न्यूट्रिशन स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा MUAC दैट इज मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस भी हम नाप सकते हैं। MUAC के लिए हम क्या यूज करते थे, शाकिस टेप यूज करते थे, ये दिख रहा है। इनफैक्ट MUAC हमने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक जब पढ़ा था न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले इसी वाले चैप्टर के प्लेलिस्ट में, तब उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप जाके वो वीडियो में देख सकते हो। ठीक। तो MUAC हम शाकिस टेप से चेक कर लेंगे। तो ये तो हो गए आपके इन्फेंट और प्री स्कूल के। उसके अलावा अगर आपको स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके आपको न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करना है तो फिर वही या तो हाइट फॉर एज ले लो या तो आप वेट फॉर हाइट ले लो। इनके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि भैया उनका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है। अपने यहाँ पे मैं बार बार बताता हूँ, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि वेट लेना है तो ठीक है, आप तो एक तो वेट ले लेते हो भैया वेइंग मशीन में, दूसरा ना ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं आंगनवाड़ी वगैरह में आप लटका हुआ देखोगे दैट इज सॉल्टर स्केल, है ना। तो याद रखना इस पे आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भैया सॉल्टर स्केल क्या होता है, तो सॉल्टर स्केल वेट नापने के लिए यूज करते हैं। अपना हाइट की बात करें अगर तो हाइट ना छोटे बच्चों में याद रखना, छोटे बच्चों में हम बोलते हैं कि भैया लेंथ नापते हैं और बड़े बच्चों में हम कहते हैं हाइट नापते हैं। तो लेंथ नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं इन्फेंटोमीटर का। ठीक। और जबकि हाइट नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ये दिख रहा है ये क्या है, ये है स्टेडियोमीटर। ठीक। तो स्टेडियोमीटर और इन्फेंटोमीटर और ये सॉल्टर स्केल और ये शाकिर स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वाइवा के लिए, प्रैक्टिकल वाइवा के लिए भी और स्पोर्ट्स में भी कई बार रख दिए जाते हैं तो उसके लिए भी तो याद रखना है इनको। ठीक। तो ये तो हो गए कुछ इंडिकेटर्स मैटरनल न्यूट्रिशन इन्फेंट और प्री स्कूल चिल्ड्रन और स्कूली चिल्ड्रन के। इनफैक्ट मेरे को एक MCQ भी मिला था इससे रिलेटेड कि भैया अगर आपको कम्युनिटी का न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करना है तो अच्छे इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो लो बर्थ वेट, वेट फॉर हाइट प्री स्कूल चिल्ड्रन में और 1 से 4 साल के बच्चों की मोर्टेलिटी।
तो लगभग वही है। देखो, लो बर्थ वेट तो हमने यहाँ पे देख ही लिया था कि बर्थ वेट चेक करना है, और वेट फॉर हाइट प्री स्कूल चिल्ड्रन में, तो वो भी हमने ये देख लिया था कि प्री स्कूल चिल्ड्रन में वेट फॉर हाइट। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है दैट इज 1 से 4 साल के बच्चों में मोर्टेलिटी कितनी हो रही है उस पे भी। क्यों? क्योंकि यार देखो, 1 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें माल न्यूट्रिशन भी एक अहम रोल प्ले करता है उनकी मोर्टेलिटी या मृत्यु में। तो अगर 1 से 4 साल के बच्चे मर रहे हैं ज्यादा, तो आप कह सकते हो कि वो माल न्यूट्रिशन उसमें अहम रोल प्ले कर रहा है, यानी कि कम्युनिटी का न्यूट्रिशनल स्टेटस भी उतना अच्छा नहीं था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है, इसको भी याद कर लेना। ठीक, तो इतनी चीजें होती हैं जो आपको न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं भैया थ्योरी एग्जाम की, तो न्यूट्रिशनल सर्विलेंस पे सीधा सीधा शॉर्ट नोट आ जाता है, तो उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट थ्योरी में आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिशनल सर्विलेंस एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, अलग से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो हम अलग से इस पे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इसी का रहेगा। ठीक, ये तो हो गई थ्योरी की बात। वाइवा में क्या पूछा जाता है? वाइवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिटी न्यूट्रिशन स्टेटस वगैरह अगर आपको चेक करना है तो उसके इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। तो आपको ये तीनों इंडिकेटर्स बताते आने चाहिए। उसके अलावा वाइवा में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया इन इंडिकेटर्स को कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल मैटरनल न्यूट्रिशन आपको चेक करना है तो कैसे करोगे, ये वाइवा में पूछ लिया जाता है। या इन्फेंट और प्री स्कूल चिल्ड्रन का न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करना है तो ये कैसे करोगे, या इसके इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अगर आपको न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करना है तो उसके इंडिकेटर कौन से होते हैं, तो वाइवा में पूछ लिया जाता है, ये बताते आना चाहिए। इनफैक्ट वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया लेंथ नापते हैं कि हाइट नापते हैं बच्चों की, तो इन्फेंटोमीटर लेंथ के लिए यूज करते हैं, ये बताते आना चाहिए। और हाइट के लिए, बड़े बच्चों के लिए हाइट नापते हैं, इसके लिए हमको स्टेडियोमीटर यूज करते हैं। छोटे बच्चों में लेंथ, तो इन्फेंटोमीटर ये बताते आना चाहिए। सॉल्टर स्केल क्या है, ये बताते आना चाहिए। और इनफैक्ट शाकिल स्टेप भी आपको वाइवा में बताते आना चाहिए। इनफैक्ट आपको ना स्पोर्ट्स में, अगर आपके म्यूजियम में, आपके कॉलेज के म्यूजियम में ये सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, खासकर शाकिस टेप और सॉल्टर स्केल, ये तो रखे रहते हैं ज्यादातर। तो स्पोर्ट्स पे पूछे जाते हैं। हाँ, अगर इन्फेंटोमीटर या स्टेडियोमीटर रखा है तो वो भी आपको स्पोर्ट्स में पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गए वाइवा के क्वेश्चन। अब बात करें एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे ना हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एक एमसीक्यू ये आया था कि भैया न्यूट्रिशनल सर्विलेंस करने के लिए क्या करते हैं, या फिर माल न्यूट्रिशन को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, या कम्युनिटी न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए हम क्या चेक करते हैं, तो न्यूट्रिशनल सर्वे करते हैं। और इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मली ग्रुप साइज कितना होता है, तो 50 से 100 का। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन जिसपे एमसीक्यू आया था, दैट इज मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है न्यूट्रिशनल सर्विलेंस का, किसकी मदद करने के लिए यूज करते हैं। तो ये एमसीक्यू आया था, तो पॉलिसी मेकर्स के हेल्प करने के लिए न्यूट्रिशन सर्विलेंस किया जाता है। इस पे भी एक बार एमसीक्यू आ चुका है। ठीक, और एक एमसीक्यू तो ये आपको आया ही था कि भैया न्यूट्रिशन स्टेटस कम्युनिटी का चेक करना है, तो कौन कौन से इंडिकेटर्स मुख्यतः, तो लो बर्थ वेट, वेट फॉर हाइट, प्री स्कूल चिल्ड्रन में, और मोर्टेलिटी 1 से 4 साल के बच्चों में। ठीक, तो ये भी एमसीक्यू आ चुका है। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।